दोस्तों नमस्कार। 4PM न्यूज नेटवर्क, 4PM गुजरात और दस्तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों देश में बहुत कुछ हो रहा है, आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। मणिपुर की बात तो हम लगातार कर ही रहे हैं क्योंकि वो बात करना जरूरी है। वो आज भी जल रहा है, लेकिन पता चला कि हमारे गृह मंत्री जो हैं वो राजस्थान में चले गए चुनाव की कोई सभा का संबोधन करने के लिए। प्रधानमंत्री जी जो है उनको चिंता लगी रहती है हमारे प्रधानमंत्री को कि फ्रांस में जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन मणिपुर पर जो है वो एक लफ्ज निकल नहीं रहा है। ये भी हो रहा है। अच्छा, और जो होने जा रहा है जिसकी शुरुआत हो चुकी है वो ये है कि वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे यूसीसी भी कहते हैं। यूसीसी कहें या फिर कॉमन सिविल कोड कहते हैं, पर इसको अब कहा जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। इस बात को जो है वो जैसे कहते हैं ना कि एक चिंगारी फेंक दी प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में अपने भाषण में। उसके बाद फिर जो है वो धीरे धीरे आग पकड़ता जा रहा है मुद्दा। मंगलवार को बैठक भी हुई प्रधानमंत्री आवास पे, कुछ लंबी चली वो बैठक, और फिर जो है वो माध्यमों ने फिर उसको और तूल दे दिया। पता नहीं क्या क्या होने जा रहा है। 4 घंटे खबर बैठक चली, उसमें ये कहा गया होगा, उसमें वो कहा गया होगा, हालांकि किसको नहीं पता उसमें क्या हुआ, लेकिन बातें हो रही है। और ये क्या कहा जा रहा है कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को मॉनसून सेशन जो है संसद का, उसमें पारित कर दिया जाएगा उस कानून को। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा ये पहले हम आपको सुना देते हैं, फिर इसके ऊपर एक आज बात करनी है वो आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अभी से अगर इस वीडियो की लिंक को आप शेयर करना शुरू कर देंगे तो हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाएंगे आप सबके सहयोग से। तो ये जरूर करें। और अब ये देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। साथियों, भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। बात सही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू करना जरूरी है, लेकिन वो लागू जो आप कानून बनाने जाएंगे या तो जा रहे होंगे, इस बात की कोई स्पष्टता क्यों नहीं कर रहा है कि उसमें किस तरह के आप जो है वो प्रावधान लाने वाले हैं। उसमें उस पर एक लागू करने से पहले एक उस पर चर्चा ठीक से होना बहुत जरूरी हो जाता है। तभी जो है चीज, आप कोई भी लागू करना चाहते हो कानून, तो ये तो लोकतंत्र है ना, आपके पास संपूर्ण बहुमत है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी सोच के अपने हिसाब से, जैसे नोटबंदी आपने लागू कर दी थी, वैसे ये जो है कानून आप अपने हिसाब से सोच के जो भी आपको ठीक लगा आप उसको कानून बना देंगे। ऐसे नहीं होता है। आपको लोगों से बात कर, आपको मतलब संसद में इस चीज पर, इससे पहले ये हुआ है, पहले बहुत कई बार हुआ है इससे पहले की सरकारों में, कि कुछ ऐसा कोई बिल हो तो लोग सर्वपक्षीय जो है सर्वदल की बैठक या तो उनके साथ चर्चा होती है कि हम इस तरह का जो ये सुझाव हमारा है और हम चाहते हैं कि इस तरह का कानून बने, आप क्या सोचते हैं। इस तरह से हर चीज सोच समझ के बात करके बैठ के जो है उसके बाद फिर कोई कानून, ये बहुत महत्वपूर्ण कानून है, इसलिए सुप्रीम ने कहा है कि इसकी जरूरत है और बात भी सही है, लेकिन लाने का तरीका कैसा होगा इस पर बहुत बड़े सवाल अभी खड़े हो रहे हैं। कपिल सिब्बल ने
इस पर जो है अपनी बात रखिए, मैं आपको सुना दूं पहले। ये इसका ऑडियो भी म्यूट है, मैं आपको कुछ समय में, कुछ देर के बाद वो उनकी बात जो सुना दूंगा बिल्कुल। लेकिन साथ में एक चीज जो है, पहले थोड़ा एक बार देख लीजिए मोदी साहब को एक बार फिर से, तब तक मैं कोशिश करता हूं कि इस जो उनकी बात है, इनका ऑडियो ऑफ हो जाए। साथियों, भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। कपिल सिब्बल साहब की बात मैं आपको सुना, उससे पहले थोड़ी बात आपको ये बता दूं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअली होगा क्या होगा, मतलब उसका एक्चुअल एक जो अर्थघटन करने की कोशिश की जा रही है वो क्या है। अब विपक्ष जो इसका अर्थघटन कर रहा है वो ये कर रहा है, मैंने कुछ तथ्य निकाल के रखे हैं तो मैं वो पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा। अब विपक्ष ये कह रहा है कि ये सिर्फ जो है वो मुसलमान को इस कानून से ये जब बनेगा तो उससे जो है उसको तकलीफ होगी और उनके अधिकारों पर जो उनके जो मौलिक अधिकार बतौर मुस्लिम हैं, जो उनका पर्सनल लॉ चलता है, तो वो बंद हो जाएगा और उनको बड़ी आपत्ति हो जाएगी। ये विपक्ष में कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ विपक्ष, क्या सिर्फ मुसलमान है सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ होगी या उन्हीं के अधिकार जो हैं, उनके जो मौलिक ये मानते हैं वो चले जाएंगे? ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसमें देखिए, हमारा देश जो है वो, इसमें क्रिश्चियन भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, इनके भी अपने अपने लॉज हैं। आप जानिए, समझिए, आदिवासी जो हैं वो बड़ी तादाद में हमारे देश में 8% से ऊपर की बस्ती जो है, पॉपुलेशन जो है वो आदिवासियों की है। उनके भी बहुत सारे जो तरीके हैं, रवायत हैं, उनके जो रिवाज हैं, क्या वो भी बदल जाएंगे? वो सब समझेंगे। कपिल सिब्बल साहब को पहले सुन लेते हैं। हमारा लगभग तैयार है, सबसे हम बात कर रहे हैं, इस तरीके से देखिए हम चीजें। नहीं, पहले तो आप बताइए, प्रधानमंत्री जी देश को बताएं कि उनका प्रपोजल क्या है। वो देश के सामने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, वो किस चीज पे यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं एंड कौन सी सिविल बातों पे सहमति चाहते हैं, ठीक है ना, एक रूपता चाहते हैं। तो जब तक ये नहीं पता चलेगा तो जवाब कैसे होगा, डिबेट कैसे होगी? प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि हम इसको लागू करेंगे। क्या लागू करेंगे? अडॉप्शन लागू करेंगे, कस्टम्स खत्म कर देंगे? बताएं तो सही। बिना बताए बहस हो रही है और विपक्ष भी उस बहस में पड़ा जा रहा है। किस लिए? जब तक कोई प्रपोजल सामने नहीं आता तब तक बहस की शुरुआत कैसे हो? और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूसीसी लागू होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि किन चीजों पे लागू होना चाहिए। ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही कहा था कि लागू होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसमें भी लिखा है कि लागू होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए कि सारे देश में लागू हो, यही लिखा है ना। बट क्या लागू हो, कौन सी चीज हो लागू हो, एक रूपता किस चीज पे हो, ये तो ना प्रधानमंत्री जी बताते हैं, शायद उनको बताया नहीं हुआ होगा कि किस चीज की बात हो रही है। तो उन्होंने अपने भाषण दे दिया और सारा देश उस पर बहस कर रहा है, हमें ये नहीं मालूम कि प्रपोजल क्या है।
जहां तक उत्तराखंड की बात है, वो तो लागू हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो आर्टिकल 44 वो कहता है कि प्रयास होना चाहिए कि सारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रयास होना चाहिए। तो उत्तराखंड का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो तो सारे देश में लागू नहीं हो सकता ना, क्योंकि आपको मालूम है कि दी असेंबली की जो पावर्स हैं वो तो उत्तराखंड की बाउंड्री से सीमित है। तो वो कोड तो लागू मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता ना वो लागू केरला में हो सकता है, तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे हुआ? अब जिन चीजों पे लोगों को मालूम ही नहीं, कानून ही नहीं मालूम, सब्सटेंस क्या है यही नहीं मालूम, लेकिन हिंदुस्तान में चर्चा चल रही है। सर, लेकिन आप किस तरीके से देख कपिल सिब्बल बहुत ही लर्नेड एडवोकेट, संविधान के भी बहुत बड़े जानकार। ये जो कह रहे थे आपने सुना कि बहुत सारी चीजों में जो है वो क्लैरिटी नहीं है। वो कह रहे हैं कि शायद खुद प्रधानमंत्री के पास भी वो क्लैरिटी नहीं है, और पूरी बात जो है उन्होंने खुल के हमारे समक्ष रखी। हमने भी सुनी, आपने भी सबने सुनी। कुछ जानकार लोगों से बात हुई, उनका जो कहना था मैंने वो नोट करके रखा हुआ था, मैं आपको वो भी बताऊं। एक संविधान और कानून के बड़े निष्णात और बड़े जानकार हैं, हमारे मित्र हैं गुप्ता साहब। उन्होंने ये कहा कि सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का दो पहलू हैं उसके, ठीक है। एक है वो कौटुंबिक है, पारिवारिक, और दूसरा जो है वो मिल्कियत को लेकर है। वो कह रहे हैं कि एक हमारे यहाँ चलता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, एक वो चलता है ना, वो HUF जिसको कहते हैं, ठीक है। तो मिल्कियत के जो मिल्कियत को लेकर जो भी बात होती है उसमें अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई अगर कहीं कुछ बांटना करना कुछ होता है, कुछ भी होता है, तो वो जो है वो उस HUF के तहत वो होता है। इनकम टैक्स में छूट को लेकर भी अगर कोई बात की जाए, कुछ भी की जाए, ये सब चीजें उसमें आती है। तो क्या वो अफेक्ट होगा क्या? तो कह रहे हैं कि 2005 का जो कानून है उसमें फेरबदल करके HUF में महिलाओं के समान अधिकार और उसकी बात की गई, और उसके अनुसार जो है DM के सांसद विल्सन जो थे, उन्होंने केंद्र सरकार को खत लिखा और अनुसूचित जनजाति मतलब कि आदिवासी समाज की महिलाओं को भी इसी तरह का मिल्कियत में हिस्सा मिलना चाहिए, उस तरह की मांग की थी, ठीक है। मुस्लिम और क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसमें ये हमारे यहाँ जो HUF है उस तरह की कोई सिस्टम नहीं है। हिंदू संयुक्त कुटुंब प्रणाली जिसको कहते हैं, तो वो वहां नहीं है। तो क्या वो फिर वहां भी क्रिश्चियन और मुस्लिम में भी वो उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा? एक सवाल है। अच्छा, स्पेशल मैरिज एक्ट और के तहत जो शादी होती है, और फिर जो अन्य धर्म में, अन्य रिलीजन में जो शादी करते हैं, उसके जो कानून है उसका क्या होगा, है ना? ये भी एक सवाल खड़ा होता है। तो तीसरी बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये आदिवासी समुदाय जो है हमारा, जिसको हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं, वहां पे एक से ज्यादा पत्नी रखने की प्रथा है, सदियों से है वहां पे, ठीक है। जिसको हम ST शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, ठीक है। जो सामान्य रूप से ये समाज हमारा है, मुख्य प्रवाह से अलग होता है, जंगल में बसता है वो जो समाज है, और उनके रीत रिवाज अलग है, उनका तरीका अलग है, उनका पूरा सांस्कृतिक ढांचा पूरा जो है वो अलग है, और वो अपने नियम उनके खुद के बने होते हैं, उसी का वो पालन करते रहते हैं। तो ये लोग जो हैं, इनके साथ क्या होगा? ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर बनाएंगे तो इसमें इनकी भी कोई स्पष्टता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी आदिमता ले लें या उनकी भौगोलिक अलग वो ले लें, या सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़ापन है उनका, वो भी अगर हम ध्यान में रखें और साथ में ये सब देखें, तो जो अन्य हमारे समाज है उनसे वो बहुत अलग थलग होते हैं। और इसीलिए उनके समाज में जो भी एक रवायत है, रिवाज है, कल्चरल एक ढांचा बना हुआ है, तो उस पर भी क्या इम्पैक्ट होगी, ये एक सवाल है। देश में 705 आदिवासी समुदाय है, ठीक है, और ये 2011 के सेंसस के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। अगर उस हिसाब से देखें तो उनकी जो तादाद है वो 10 करोड़ 43 लाख 10 करोड़ 43 लाख, मतलब कि वो 2011 के बाद है, उसमें ऑब्वियसली बहुत सारी वृद्धि हो चुकी होगी। ये कैसे भी करके 8% से उनकी जो संख्या है वो ज्यादा है, आबादी ज्यादा है देश की टोटल आबादी की अगर बात करें तो, ठीक है। अब वहां बहुत सारे ऐसे समुदाय है जहां एक पुरुष जो है एक से ज्यादा स्त्रियों के साथ शादी कर सकता है।
अच्छा, एक स्त्री एक से ज्यादा पुरुषों के साथ शादी कर सकती है, ये भी वहां पे रिवाज है, ये उनका प्रथा है उनकी। तो ऐसी स्थिति में ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लगाया जाएगा तो क्या वो सब समाप्त हो जाएगा? तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने 2016 में अपने रिवाज, अपनी रवायतें और अपनी जो धार्मिक प्रथाएं हैं उसका रक्षण हो, ये सुप्रीम कोर्ट में इसकी मांग की थी 2016 में। ठीक है, और आप सब जानते हैं कि हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट जो हैं, वो ज्यादातर आदिवासी समाज की पॉपुलेशन वहां मैक्सिमम है। तो ऐसी स्थिति में जैसे अभी मणिपुर जल तो रहा ही है, लेकिन अगर ये भी लगा दिया गया तो क्या वहां के आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, जिनकी बहुत बड़ी तादाद है उन राज्यों में, क्या फिर वो उसका विरोध करेंगे? ये भी एक डर और एक आशंका जताई जा रही है। और आदिवासी समुदाय में बहुत सारे ऐसे भी कुछ समुदाय होते हैं जहां पे एक से ज्यादा पत्नी नहीं होती, लेकिन वहां फिर मैरिज जो है, शादी, वो रजिस्टर्ड भी नहीं होती, और वो भी एक सवाल है। तो उनको कैसे टैकल किया जाएगा? तो ये सब चीजें हैं को अच्छा, साउथ की बात कर ले। अब साउथ में जो हिंदू परिवार है, ये एक्सपर्ट साहब है, उनका कहना है हमारे कि जो ये हिंदू परिवार है उसमें भी जो है वो कुटुंब के अंदर शादी होती है। जैसे कि बताया जा रहा है कि बिहार में सिर्फ 3.2% लोग ऐसे हैं जो अपने कजिन्स के बीच में वहां शादियां होती है। हिंदू की बात कर रहा हूं मैं। तमिलनाडु में 26% लोग जो हैं हिंदू परिवार में ये होता है कि वो कजिन्स, चाहे वो मदर साइड के हो या फादर साइड के हो, उनमें शादियां होती है। ठीक है, 2015-16 के जो सरकारी डेटा है वहां का, अगर उसकी बात करें उसके मुताबिक, तो तमिलनाडु में 10.5% महिलाएं जो है वो उनके फादर के साइड के जो कजिन्स होते हैं उनके साथ शादियां होती है, और 13.2% जो हैं ऐसी शादियां होती है जो मदर साइड के कजिन के साथ होती है, और 3.5% जो है वहां की कुछ प्रथा ऐसी है, इतने ये संख्या 3.5% जो अपने अंकल के, या मैटरनल हो या फिर पैटर्नल हो, अंकल के साथ भी शादियां होती है वहां पे। तो ये एक एग्जाम्पल है तमिलनाडु का। दक्षिण के अन्य राज्यों में भी ये देखने को मिल रहा है। तो ये जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा तो क्या इन सब बातों पर भी असर होगा? ये भी प्रभावित होंगी क्या? ये भी एक सवाल जो है, इस पर भी चर्चा होनी आवश्यक हो जाती है, ऐसा एक्सपर्ट लोग कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और बात है, कह रहे हैं कि अब कुछ सूचन या तो कुछ एडवाइजेस भी हैं, कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी को लेकर जो है वो 5 ऐसे महत्व के बिंदु हैं जिस पर कानून बन सकता है। एक, शादी की जो मिनिमम एज है वो, ठीक है, शादी के बाद महिलाओं के अधिकार अक्रॉस द नेशन, सब कोई भी जात पात, कोई भी समुदाय, धर्म हो, सब में। ठीक है, दूसरा ये मुद्दा। तीसरा, अगर डाइवोर्स हो रहा है तो उसकी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया। चौथी बात, महिलाओं के पोषण का अधिकार, मतलब कि अगर वो डाइवोर्स हो जाता है तो उनका पालन पोषण करने के लिए क्या क्या रखा जाएगा, वो सार्वत्रिक, हर जगह एक सा हो, ये हो सकता है। और अगर बच्चों को एडॉप्ट करना है, बच्चे को एडॉप्ट करना है, तो उस पर भी अधिकार की अगर बात की जाए तो ये 5 बात है जिस पर कानून बनना चाहिए, ऐसी एक ऐसा सूचन भी है एक। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं, इस पर भी महत्वपूर्ण बात होने के कारण बातचीत होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, और बजाय उसके कि सिर्फ बोल के चीज जो है वातावरण में एक, जैसे कहते हैं ना, शांत पानी में एक पत्थर फेंक के आपने जो है वलय उत्पन्न कर दिए, ये कोई सनसनीखेज बात नहीं होनी चाहिए। इस पर कोई ना सनसनी होनी चाहिए, ना इस पर कोई भड़काऊ बातें होनी चाहिए, पर बैठ के एकेडमिकली इस चीज को जो है कैसे सभी के भले के लिए इसको बनाया जाए और लागू किया जाए, उस पर सोच विचार होना चाहिए। ये कुल मिला के हमारा कहना है। आपका क्या कहना है इस बारे में? आप जरूर से हमको, ये हमारा जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख के हमको जरूर से बताएं, और बात हमारी सच्ची और अच्छी लगती हो तो फिर उसको लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले भाई, और कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आसपास के लोगों को भी करवाएं। हमारे साथ आप सब जुड़े, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।
है।